हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म ओकुल पे। आज से हमारा नया सेशन। हम लोगों ने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन में देखा हुआ था किस तरीके क्या क्या सिलेबस है गवर्नेंस में। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे किस हेडिंग के अंतर्गत। और हमने लास्ट में ये भी देखा हुआ था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं गवर्नेंस का, क्योंकि जो आपको पीडीएफ मिलेगा वहां पे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, अप्रोच भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें क्या है कि आप उनका सॉल्यूशन आप खुद बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर सॉल्यूशन चाहिएगा आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मुझे, सर्च कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे शुभेन तिवारी के नाम से मेरा सर्च करके आप मैसेज में डाल के वो क्वेश्चन जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको हर एक टॉपिक में, तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट अगर होते हैं आपको तो आप मांग सकते हैं, सैंपल आंसर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो और हम लोगों ने ये भी देखा था कौन कौन से रेफरेंस हम लोगों को यूज करने हैं गवर्नेंस में। बेसिकली देखिए, मैं गवर्नेंस का मेरी तरफ से ये रहेगा कि 90 to 95% जो मटेरियल है मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूं। बाकी जो करंट अफेयर्स में आपके आते जाते रहते हैं वो आप ऐड करते रहिएगा। करंट अफेयर्स का हमारा सेशन भी चल रहा है, वहां पे भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कल भी लिए हैं, तो आप देख सकते हैं वहां से भी। सेकेंडली क्या है, आपको जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम लोग देखेंगे, बजट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो पर्टिकुलरली और इंडिया ईयर बुक का एक टॉपिक है जो हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया हुआ है इससे रिलेटेड, तो उनको भी कवर किया जाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक इंडिया ईयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके हमारे इस इनिशिएटिव से। शुरू करते हैं। मीनिंग क्या होता है गवर्नेंस का, शासन। देखिए, शुरुआत में क्या हुआ था 1980s के समय में, ऐसा कुछ ऐसे ट्रेंड्स आ रहे थे इन दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वो ट्रेंड्स क्या क्या थे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, रीडिफाइनिंग रोल, क्या गवर्नमेंट का क्या रोल है उसको भी रीडिफाइन किया जा रहा था, फ्रॉम डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टुवर्ड द पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन। यहाँ पे जो कस्टमर्स थे उनको कैसे किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था एज ए सिटीजन, किस चीज पे फोकस करना था, जैसे कि वैल्यू ऑफ मनी, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू ऑफ मनी, और ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस डाला गया था किस पे, रूल्स एंड प्रोसीजर के ऊपर नहीं। उनको कि कम से कम हम लोग जो सेंट्रलाइज पावर है, सेंट्रलाइज को ज्यादा मतलब कम करना है और लोगों को पावर देना है, मींस लोकल गवर्नमेंट टाइप जैसी थिंग्स आया हुआ था। डिवोल्यूशन ऑफ द पावर मींस पावर को डिवाइड कर दिया जाए। देखिए, अगर पावर डिवाइड हो जाती है, आप ये समझिएगा कि पावर अगर डिवाइड हो जाती है, सेंटर से पावर डिवाइड है, स्टेट में गया, स्टेट से पावर डिवाइड है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, सेंटर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, तो ये जो एरिया है सेंटर से, सेंटर डायरेक्टली इस चीज को एडमिनिस्टर नहीं कर पाता। किस तरह, अगर यहाँ पे एडमिनिस्टर करता भी है तो कई सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। देखिए, हर एक चीज इनके द्वारा सॉल्व नहीं की जाती है, हर एक चीज इनके द्वारा सॉल्व भी की जाएगी। अगेन दे आर सब डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। सेंटर ने ये बोला कि हम लोग जो 73rd पंचायत या 74 म्यूनिसिपैलिटीज के अंतर्गत जो एरियाज है उनमें भी डेवलपमेंट हो सके। मेन मकसद ये था कि जो शासन है वो अच्छे से चला रहा है। तो 1980 के दशक में ये सब देखने को मिला हुआ था हम लोगों को। जो गवर्नेंस है इस सीन एज एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिली, पब्लिक की, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ना कि केवल ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पूरा का पूरा जो रोल है वो गवर्नमेंट का ही दे दिया जाए, गवर्नमेंट के ऊपर ही बर्डन डाल दिया जाए। तो
अगर डेफिनेशन अगर आ जाती है तो यू कैन से दैट गवर्नेंस इज सीन एज ए ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां पे ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग वेरियस स्टेक होल्डर्स के रहेंगे। 10 ऐसा शिफ्ट देखने को मिला हुआ है कि गवर्नमेंट के बजाय गवर्नेंस की फील्ड में देखने को मिला इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेस गवर्नमेंट होना चाहिए, मोर गवर्नेंस होना चाहिए, इस चीज पे ज्यादा एम्फेसिस किया गया इस फेज में, जो शुरुआत का 1980s 90s एंड सो ऑन, अभी इस समय जो फेज चल रहा है इस पे यही काम किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग गवर्नेंस पे फोकस करें, गवर्नमेंट पे कम। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक इंस्टीट्यूशनल एंटिटी है, लेकिन अगर गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज नेटवर्क एंटिटी इसको कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल के साथ साथ इसको नेटवर्क एंटिटी भी कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और वॉलंटरी सेक्टर। इसके अलावा अगर उसके समय में हम लोग गवर्नेंस के बारे में देखें तो गवर्नेंस आज के समय में एक टर्म लाइक इज सीन इन द टर्म ऑफ सम ऑफ द टोटल लॉज, पॉलिसीज, जितने कानून हैं, जितनी नीतियां आई हुई है, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है या फिर कोऑपरेटिव अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर, ये हर एक चीज जरूरी है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टू द सिटीजन, ताकि उसकी वजह से एक उनकी जो भी कैपेबिलिटीज है उसमें हेल्प कर सके, उनकी जो कैपेबिलिटी दे कैन यूटिलाइज और दे कैन रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल्स। इसीलिए गवर्नेंस का जो मतलब है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप अमंग द पब्लिक, गवर्नमेंट, कम्युनिटीज, मार्केट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंटरेक्शन एंड द कोऑपरेशन अमंग द वेरियस, ये जो इंटरेक्शन देखने को मिलता है या फिर कोऑपरेशन देखने को मिलता है वेरियस, चाहे वो स्टेट एजेंसीज हो या फिर नॉन स्टेट एजेंसीज। स्टेट एजेंसीज में जहां पे गवर्नमेंट का रोल होता है और नॉन स्टेट एजेंसीज वो एजेंसीज होती है जहां पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है, दैट इज कॉल्ड द गवर्नेंस शासन। इसके अलावा भी ग्रेजुअल शिफ्ट भी देखने को मिला है फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक गवर्नमेंट से ज्यादा से मोर एंड मोर ब्रॉड बेस्ड गवर्नेंस। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की, क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1997 में एक डेफिनेशन निकाली हुई थी गवर्नेंस की। वो क्या कहता है कि गवर्नेंस एज द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर एट ऑल द लेवल। ये क्या करता है कि हमारे देश के किसी भी पर्टिकुलर देश के अफेयर्स को मैनेजमेंट करने के लिए हर एक लेवल, चाहे ग्राउंड लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल के उनके जो भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, इस चीज को मैनेज जो करता है इसको गवर्नेंस कहते हैं। ये कंप्राइज करता है मैकेनिज्म, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन थ्रू विच सिटीजन एंड ग्रुप आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट, एक्सरसाइज देयर लीगल, जो भी सिटीजन्स होंगे या ग्रुप्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं और मीट जितने भी ऑब्लिगेशंस या फिर मीडिएट उनके बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उन सारे डिफरेंसेस को भी सॉर्ट आउट भी किया जाता है इसके यहाँ पे द्वारा। इसके अलावा अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं सही लगी है तो एक और डेफिनेशन दिया हुआ था 1993 में वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि गवर्नेंस एज द मेथड थ्रू विच द पावर इज एक्सरसाइज in the management of the country's political, economic and social resources for the development। इसके अलावा अगर हम लोग सिंपल वर्ड में समझें तो गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से which decision, जो भी डिसीजंस जो होते हैं आर मेड एंड अथॉरिटी इन द कंट्री इज एक्सरसाइज। गवर्नेंस बी यूज्ड इन सेवरल कंटेक्स्ट, हर एक के अलग अलग डिफरेंट कंटेक्स्ट में हम लोग गवर्नेंस को यूज करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, इंटरनेशनल गवर्नेंस हो, नेशनल गवर्नेंस हो, लोकल गवर्नेंस हो। इसीलिए जो गवर्नेंस का जो फोकस है ऑन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर एज वेल एज द इंस्टीट्यूशन, ये इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, जो भी डिसीजन लिए गए हों उन सारे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। क्या क्या स्टेक होल्डर हैं गवर्नेंस के, देखिए गवर्नेंस के अगर हम लोग स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो एक की एक्टर है गवर्नेंस का, और इसके अलावा जो अदर एक्टर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं पॉलिटिकल एक्टर, इंस्टीट्यूशन,
interest group, civil society organization, media, non-governmental organization as well as transnational organization. जो अदर फैक्टर्स हैं ये इन्वॉल्व करते हैं इन गवर्नमेंट, ये डिपेंड करेगा ऑन द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। टिपिकली अगर देखा जाएगा कोई स्टेक होल्डर्स ऑफ गवर्नेंस नेशनल लेवल में उसको कैटेगराइज किया गया है नेशनल लेवल में तीन तरीके से, एक है हमारा स्टेट, दूसरा है मार्केट एंड तीसरा है सिविल सोसाइटी। हम उनके तीनों के बारे में देख लेते हैं। देखिए स्टेट पे क्या हो जाएगा, स्टेट में क्या इंक्लूड करता है, ये स्टेट जो है वो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को इंक्लूड करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, और उनके क्या क्या इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं, इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटीज मैकेनिज्म, इन सबको ये सारे के सारे कम्स अंडर द स्टेट। इसके अलावा इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ एक्टर्स, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट एट डिफरेंट लेवल एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं मार्केट में जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं, ऑर्गेनाइज या फिर अनऑर्गेनाइज, वो सारा का सारा मार्केट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जो भी बिजनेस फर्म्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम द लार्ज कॉर्पोरेट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट। थर्ड वन इज सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी देखिए काफी ज्यादा मोस्ट डाइवर्स भी है और टिपिकली ये इंक्लूड करता है जितने भी ग्रुप्स जो कि इंक्लूडेड नहीं है पहले वाले में यानी कि स्टेट में और दूसरा मार्केट में, अगर इन दोनों में इंक्लूड नहीं है वो सारे के सारे जो मींस स्टेक होल्डर होंगे दैट विल बी द पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी। ये इंक्लूड करते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, रिलीजियस ग्रुप, प्रेशर ग्रुप एक्सेट्रा, कई सारे। अब आप ये समझ लीजिए उन दोनों के अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आएंगे। दीज आर द स्टेक होल्डर ऑफ द सिविल सोसाइटी। स्टेक होल्डर हम लोगों ने देख लिया। बात आती है गुड गवर्नेंस का। देखिए गुड गवर्नेंस का महात्मा गांधी जी ने इस चीज को प्रोनाउंस किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुराज। सुराज, सु का मतलब क्या होता है गुड, राज का मतलब क्या हो जाता है गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस हैज द फॉलोइंग 8 एट्रीब्यूट्स व्हिच आर एसेंशियली, देखिए अगर हम बात करते हैं इसके 8 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है सिटीजन सेंट्रिक इन नेचर के लिए। वो 8 हम लोग कौन कौन से हैं हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले जो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है इस पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया इंडिया में फ्रॉम इवन एंशिएंट टाइम से ही ये चला आ रहा गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। चाहे हम लोग बात करते हैं कौटिल्य का, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी वहां पे भी मेंशन किया गया द क्वालिटीज ऑफ द किंग गवर्न स्टेट एज इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाई his happiness in their welfare. Whatever pleases him, he does not consider as good, but whatever pleases his subject, he consider as good. तो आप ये जो कोट है इस कोट को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं गुड गवर्नेंस के अंतर्गत, कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोल रहा है कि किंग्स की जो क्वालिटी होगी स्टेट को गवर्न करने में उस तरीके से नहीं होगी कि इन दी हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट, जो भी उनकी खुशी होती है उसके सब्जेक्ट्स में लाइज करती है हिज हैप्पीनेस इन देयर वेलफेयर, जो भी उनको प्लीज करता है हिमसेल्फ, ही डज नॉट कंसीडर एज गुड बट वॉट एवर प्लीजेज हिज सब्जेक्ट ही कंसीडर एज गुड। तो आप ये कोट डाल सकते हैं गुड गवर्नेंस का अगर आता है आपके एग्जाम में। महात्मा गांधी ने भी इस चीज का प्रोनाउंस किया था, हम लोग देखते हैं। अब आप 8 जो पिलर्स हैं गुड गवर्नेंस के और उसके पिलर्स इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए गुड गवर्नेंस जो है ये एम करता है बिल्डिंग एन एटमॉस्फेयर एंड कंडीशन जहां पे जितने भी सिटीजन हैं इररिस्पेक्टिव, उसमें ये भेदभाव नहीं होता है कि वो किस क्लास से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, क्या उनका जेंडर है, क्या उनका रिलीजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डेवलप करते दे कैन डेवलप देयर फुल पोटेंशियल एंड रिसीव द पब्लिक सर्विस इफेक्टिवली, इफिशिएंटली एंड इक्विटेबली। जो 4 पिलर हैं ऑन विच एडिफाइस ऑफ गुड गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन, पहला क्या है इथोस। अब ये इथोस होता क्या है इसके बारे में आप थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इथोस के बारे में बात करते हैं, इथोस का मतलब होता है ऑफ सर्विस टू दी सिटीजन।
इथोस का मतलब ऑफ सर्विस टू द सिटीजन। टू द सिटीजन। एथिक्स। एथिक्स तो आप सब लोग जानते हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों को ऑनेस्टी भी चाहिए, इंटीग्रिटी भी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए है। अगर बात किया जाए इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी एंश्योरिंग, जो भी चीज मिल रही है, जो फॉर एग्जांपल वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, जितने भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल है, इन लोगों को प्रॉपर तरीके से जो भी सामान दे रहा वो इक्विटी में होना चाहिए। मीन्स सबका इक्वल ट्रीट, जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए ऑफ ऑल द सिटीजन, उसको इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारा इफिशियंसी। देखिए इफिशियंसी के लिए किस तरीके जो ई गवर्नेंस जो होता है, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो ई गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। इफिशियंसी कैसे आएगी? इफिशियंसी आने के लिए ई गवर्नेंस एंश्योर करता है कि स्पीडी और इफेक्टिव डिलीवरी हो सके। जितने भी पब्लिक सर्विस है, यहाँ पे कोई भी हैरेसमेंट नहीं चाहिए। इफिशियंसी मीन्स इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विस, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस। कोई भी यहाँ पे हैरेसमेंट टाइप का थिंग्स नहीं चाहिए होगा। तो गुड गवर्नेंस है, इसीलिए गुड गवर्नेंस जो है द प्लेस सिटीजन एट इट्स कोर। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों हैं, दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। ये दोनों इंटरलिंक हैं एक ईच अदर से। हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ने जो 8 एट्रीब्यूट्स हैं वो क्यों डिस्कस नहीं किया। तो 8 एट्रीब्यूट्स जो कोर कैरेक्टरिस्टिक और जो कोर प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस, ये हम लोग का नेक्स्ट क्लास में रहेगा, तो हम लोग इसके प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए गुड गवर्नेंस की। अगर गुड गवर्नेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, क्या हम किस तरीके से हम लोग गुड गवर्नेंस लेके आए, तो सबसे पहले हम जो भी प्रायोरिटीज है, रीओरिएंटिंग प्रायोरिटीज ऑफ द स्टेट थ्रू एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन नीड्स। जो भी ह्यूमन की जो जरूरतें हैं, अगर उस पे राज्य या फिर हमारा जो लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो स्टेट का मेंशन किया गया, इट इज नॉट अबाउट द पर्टिकुलर यूपी बिहार, ये स्टेट नहीं है, दिस इज द कंट्री। तो यहाँ पे मेन जो काम होना चाहिए, ह्यूमन की क्या जरूरतें हैं, जैसे कि एजुकेशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, एजुकेशन में भी गवर्नमेंट को एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्थ केयर पे खर्च करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए। ये दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग, ये है ह्यूमन नीड्स, ना कि किसी, देखिए यहाँ पे मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, कोई भी बच्चा, जितने भी आते हैं यहाँ पॉलिटिकल को लेके मत आइएगा, नहीं तो कभी कभार क्योंकि पढ़ाने में भी हम लोगों को भी दिक्कत हो जाती है। गवर्नमेंट खर्च करती है अदर थिंग लाइक स्टैच्यू, आइडल्स, टेम्पल, मॉस्क, इस पे खर्च नहीं होना चाहिए। मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेशन अगर जिसका होगा वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि गवर्नेंस से मैं पढ़ाता हूँ, गवर्नेंस पॉलिटिक्स ये सब आते ही रहेंगे। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये कोर्ट कचहरी का चक्कर हम लोग लगाते फिरे। तो अगर आपका पहले से ही मोटिवेशन है, लाइक इसका मोटिव है कि हम लोग पॉलिटिक्स में ही जाना है, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाएगा गवर्नमेंट को, और अच्छा काम करेगा उस पर भी हम लोग प्रेज भी करेंगे। तो मेन दिक्कत यही है कि गवर्नमेंट इस पे इतना ज्यादा खर्च नहीं करती है। अगर आप देखिएगा इस साल का जो बजट है, बजट में कितना अमाउंट पेश करती है गवर्नमेंट,
जो प्रोविजन होंगे, प्रोविजन फॉर द सोशल सेफ्टी नेट्स फॉर द प्रॉपर एंड मार्जिनलाइज एंड स्ट्रेंथनिंग स्टेट इंस्टीट्यूशन। हम लोग को गवर्नमेंट को क्या करना है कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं एज वेल एज जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे उनको स्ट्रेंथनिंग करना है और उन लोगों को एक सोशल सेफ्टी नेट्स का भी संविधान लाइक प्रोविजन होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक एप्रोप्रिएट रिफॉर्म्स, ताकि जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है उसमें वो अच्छी से हो सके और इफेक्टिवनेस भी हो सके अच्छे से। अगर देखा जाए पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पिछले साल की लास्ट ईयर में बहुत कम ही रही है, लाइक अभी तो डेटा इतना याद नहीं आ रहा, आपको जो भी है वो मटेरियल में मिल जाएगा। देखिए पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स क्या हो जाता है, लोग आते हैं वहां पे फालतू के इश्यूज डिस्कस होते हैं और जो कि मेन मुद्दा है हेल्थ हुआ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे कोई भी डिस्कशन नहीं रहता। यहाँ फालतू का फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि कोई भी सीजीआई, हम लोगों ने देखा हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो शुरुआत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, एक जजमेंट दे दिया गया था राम मंदिर से रिलेटेड। तो राम मंदिर से रिलेटेड जजमेंट दिया, इसके बाद इनको क्या किया, जब इनका रिटायरमेंट हो गया इनको राज्यसभा सीट दे दी गई। अब जजमेंट उनका वो अलग की बात है, लेकिन जब ये राज्यसभा में आए आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका राज्यसभा सीट पे क्या आना जरूरी था या नहीं, इस पे आप बात उठा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा होगा कि लाइक कोई एक पर्सन है अपोजिट एमएलए, कोई अपोजिट पार्टी का एमएलए है या एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके ऊपर अगर इसकी फैमिली या फिर इसके ऊपर कोई भी पेगासस का या फिर कोई रेड आ गई तो इस पे बवाल होने लगता है रादर देन डिस्कसिंग द मेन थिंग। तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है 2014 से। देखिए ये जब ऐसा सिचुएशन तब आती है जब कोई एक पार्टी मैं अभी एक कोलिशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक पार्टी अगर मेजोरिटी में आ जाती है तो उसके अंदर अहंकार, ईगो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि कई सारे ऐसे, और इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस, अगेन दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या बन जाता है, देखिए इसमें क्या है कि एक कोई बिल लेके आए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जितने भी जो ईसीआई मीन्स वोटर आईडी को आधार के साथ जोड़ना, अगेन इस पे जो बिल लेके आए इस पे इंपॉर्टेंस नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी मेजोरिटी बिल एक ही दिन में, मीन्स कुछ ऐसे बिल हैं मतलब 4-5 बिल एक 2 दिन में पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस नहीं देखना, मीन्स है जो क्या उसमें बिल में क्या खामियां हैं क्या नहीं, इस पे बातचीत हो ही नहीं पा रही है। सेकंड, एनहेंस करना है सिविल सर्विस कैपेसिटीज थ्रू एक एप्रोप्रिएट रिफॉर्म्स मेजर्स के थ्रू, ताकि वो मैच कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी। फॉर्जिंग करना है हम लोग को जो भी न्यू अलायंस देखने को मिलता है सिविल सोसाइटीज के साथ, और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी है न्यू फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट बिजनेस कॉर्पोरेशन। ये स्ट्रेटेजीज आप अपना, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नीड टू बी एड्रेस फॉर द गुड गवर्नेंस। सिटीजन पार्टिसिपेशन, देखिए जो कॉन्सेप्ट है सिटीजन पार्टिसिपेशन का गवर्नेंस में, ये काफी ज्यादा एसेंशियल है बेस्ड ऑन द जितने भी प्रेमिसेस हैं दैट द सिटीजन के पास एक लेजिटिमेट रोल है इन इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है उस पर अफेक्ट होता है, उनके बिजनेस पे भी अफेक्ट होता है एज वेल एज द कम्युनिटीज। तो सिटीजन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में अगर होता है तो इसकी वजह से क्या एक एम्बोडी शिफ्ट देखने को मिलेगा in the development pragmatism from citizen as the recipient of the development to one views as them as active participation in the development process। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर सिटीजन पार्टिसिपेट करता है इस चीज में तो उसमें बहुत सारा फायदा मिलेगा। लोगों को जब तक उस चीज का अनुभव नहीं होगा, लोगों को जब तक उस चीज की पता ही नहीं चलेगा, एक अगर आपने न्यूज में देखा होगा
EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये न्यूज में आया हुआ था। यहां तक कि अब तो गवर्नमेंट जो भी है वहां पे सिटीजन का पार्टिसिपेशन, हर चीज में सिटीजन से राय मांगती है, ये सही है या नहीं, ये सही है या नहीं, चाहे एजुकेशन पॉलिसीज हो, चाहे कोई भी ड्राफ्ट लेके आता हो, उसको अगर आप फॉलो करते हैं। PRS लेजिस्लेटिव आप देख लीजिएगा, PRS लेजिस्लेटिव, इसके अंदर जो भी बिल आता है उसको सिटीजन के पास जो भेजा जाता है, मीन्स डोमेन में रखा जाता है। ऐसा तो है नहीं पर्टिकुलर एक पर्सन के पास लेके जाएंगे, डोमेन में रखा जाएगा, उसके ऊपर उस पर राय मिलेगी एंड सो ऑन। तो EIA आया हुआ था। EIA में एक खामियां ये थी कि जो शुरुआत में जो 30 डेज का जो टाइम पीरियड था कि सिटीजन के पास इतना समय है उस पर फीडबैक देने का, उसको कम कर दिया गया है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है अगर ऐसी सिचुएशन आई तो। यहाँ पे अगर बात करें अगेन सिटीजन पार्टिसिपेशन, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो इससे क्या है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा तो टॉप डाउन की बजाय बॉटम अप अप्रोच देखने को मिलेगा। जो शुरुआत में ऊपर से नीचे, शिफ्ट फ्रॉम अ टॉप डाउन टू बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पे लोग जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, इनको एक्चुअल पता है ग्राउंड का क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही है, क्या चीज सही नहीं है। तो इस टाइप का अप्रोच देखने को मिलेगा। और वी कैन से देयर इज अ इंक्रीजिंग decentralization of power away from the central government and closer to the grassroots level. एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन की वजह से जो भी सिटीजन है उनका जो लाइक इट इनेबल सिटीजन टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी। क्या अकाउंटेबिलिटी है, मींस गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और रिस्पॉन्सिव भी बनाता है अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन एक्टिव रहा तो। ये क्रिएट करता है वॉइस फॉर जितने भी जो जो पुअर या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के जो लोग हैं इन द पब्लिक पॉलिसी एज वेल एज सर्विस डिलीवरी, उनके लिए आवाज बनता है सिटीजन, अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन है तो। क्योंकि देखिए हर एक के जरूरी नहीं है कि जो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं उन लोगों से पूछा जाए। अगर वो उनके पास रह रहे हैं जो कि और मीन से फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछ लिया गया, मेरे पास अगर कोई पुअर या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के जो लोग रह रहे हैं तो उनकी जो मांगे मैं उनके पास रख दूंगा। तो यही सेम चीजें हो जाता है। क्या क्या मैकेनिज्म है इस चीज को सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस में, तो मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहला जो मैकेनिज्म है वो क्या है, सिटीजन सीकिंग इंफॉर्मेशन। जो सिटीजन है वो इंफॉर्मेशन मांगता है। इंफॉर्मेशन जो है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये फंडामेंटल राइट्स है, प्री रिक्वेस्टेड फॉर एंश्योरिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस। अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो रहा है गवर्नेंस में, मीन शासन में, तो इंफॉर्मेशन लेना ही पहली मीन, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो किस बात का उसका पार्टिसिपेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को पास कर दिया गया था। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया हैज इन एसेंस ऑलरेडी ले डाउन द ग्राउंड वर्क फॉर एंश्योरिंग, ताकि ये भी एंश्योर करता है कि जो भी प्री रिक्विजिट होते हैं सिटीजन पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट, बट इट इज ओनली बाय द ग्रेटर सिटीजन अवेयरनेस। यही एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बात करते हैं इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है तो इतना ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर उसमें ग्रेटर पार्टिसिपेट जो सिटीजन के पास अवेयरनेस हो जाती है ज्यादा से ज्यादा, तो क्या है कि दे कैन आस्क, मतलब अगर उसमें कुछ खामियां तो उसमें भी प्रॉब्लम जो भी वो दूर किया जा सकता है। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, सिटीजन गिविंग सजेशन। सिटीजन उस पर सजेशन देते हैं। हम लोगों ने देखा हुआ अगर कोई भी चीज अच्छी नहीं है तो उसके ऊपर भी सिटीजन का सजेशन देखने को मिला हुआ है। तो लीडिंग टू द वॉइस ऑफ सिटीजन नॉट जस्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन। देखिए इलेक्शन के टाइम में ही नहीं, जब इलेक्शन आता है लोगों से उनकी मांगे पूछते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट एन ऑनगोइंग जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन गवर्नेंस, यहाँ पे भी गवर्नेंस में
ना कि केवल इलेक्शन के टाइम पर अदर टाइम में भी सिटीजन का पार्टिसिपेशन, उनकी जो वॉइस है उनकी वॉइस को सुना जाता है, उनसे सजेशन भी लिया जाता है। सच लिस्टिंग कुड बी डन थ्रू पब्लिक हियरिंग या फिर सर्वे या रेफरेंडम एक्सेट्रा, जहां पे क्या है जो सिटीजन होगा, जो नागरिक होगा, वो अपने व्यूज रखेगा, अपने सजेशन रखेगा, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स है और उसके क्या सोल्यूशन आ सकते हैं। इस तरीके का जो पार्टिसिपेशन होगा चिल्ड्रन का, इसकी वजह से एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट देखने को मिलेगा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। और इस अगर प्रोएक्टिव एंगेजमेंट हुआ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, उसकी वजह से एक एंट्री पॉइंट क्रिएट होगा जहां पे फर्दर पार्टिसिपेशन लोगों का देखने को मिलेगा और मोबिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा सिटीजन का टू एंटर द एरेना ऑफ गवर्नेंस। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या है, बैंगलोर एजेंडा टास्क फोर्स का। इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, इसी में जो एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल आप अपने कमेंट शॉर्ट नोट्स में बनाते रहिए कि इतना पुराने एग्जाम्पल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे जो भी होंगे, क्योंकि नोट्स में शायद ना मिले ये सारा, तो एग्जाम्पल आप अपने लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बैंगलोर एजेंडा टास्क फोर्स। एजेंडा टास्क फोर्स, देखिए अब इसमें क्या है, बैंगलोर एजेंडा टास्क फोर्स को सेटअप किया गया था 1999 में, 1999 में इसको सेटअप किया गया था। इसका मेन जो टास्क था कि ट्रांसफॉर्म करना है बैंगलोर को इनटू अ वर्ल्ड क्लास सिटी, और यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला लोगों का। कई सारे जो थे मेजर आईटी हब, जो मेजर आईटी हब्स के जो मैनेजर थे, मेजर आईटी हब्स के जो ऑर्गेनाइजर थे या फिर मैनेजर्स, जो कंपनीज हैं, वो उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला, उनके मेंबर का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और इसकी वजह से ना कि केवल उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज दी गई कि ऐसा मतलब करना चाहिए कि नहीं, तो आप समझ सकते हैं बैंगलोर का जो है काफी अच्छा पार्टिसिपेशन, इसका ही एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। बैंगलोर एजेंडा टास्क फोर्स किस लिए बनाया गया कि बैंगलोर को एक एज मीन्स एक हब बनाना है, हम लोगों को ट्रांसफॉर्मिंग हब बनाना है इनटू द वर्ल्ड क्लास सिटी का। नेक्स्ट है सिटीजन डिमांडिंग सर्विस। सिटीजन डिमांडिंग सर्विस में क्या है, अगेन इसमें सिटीजन डिमांडिंग सर्विस में आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। एग्जाम्पल क्या है, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवेज, बोर्ड। देखिए इसने क्या किया, इसने एक कैंपेन्स को क्रिएट किया, उस कैंपेन्स का नाम था द कस्टमर्स। द कस्टमर एक कैंपेन्स था। इस कैंपेन्स की वजह से जितने भी जो सीनियर मैनेजर थे, उनसे ये भी बोला कि आप अपना जो कंफर्ट है वो छोड़िए, जो सिक्योरिटी आपको मिली गई है ऑफ देयर ऑफिसेस, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा और इंटरेक्ट करिएगा डायरेक्टली विद द सिटीजन इन नेबरहुड सिटी, उनके थ्रू आउट द सिटी, उनके साथ आपको मीन्स व्हाट वी कैन से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिटीजन डिमांडिंग बेटर सर्विस क्या है कि ये वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन गवर्नेंस मीट ऑल द सब ऑफ द सिटीजन, मीन्स इनका यही मकसद है कि आप जो भी होगा उनका हर एक सेक्शन ऑफ द पीपल तक जाना चाहिए, जो भी आप स्कीम्स लेके आ रहे हैं। इसके लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर नॉट
उनके जो सुपीरियर है उनके लिए सिर्फ अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो टू द सिटीजन्स के लिए भी अकाउंटेबल होना चाहिए. सो गवर्नमेंट एजेंसीज हैव टू रियलाइज दैट द सिटीजन नीड टू गिव एक जो उनको फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनको रियलाइज करने की जरूरत है कि जो भी सिटीजन्स हैं दे नीड टू बी गिविंग वॉइस सो दैट ग्रीवियंस आर टेकिंग केयर ऑफ व्हाइल प्रोवाइडिंग ड्यू सर्विसेज. नेक्स्ट है हमारा सिटीजन होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल. यहाँ पे क्या है, सिटीजन्स जो है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं. मेकिंग पब्लिक एजेंसीज वर्क एंड ensuring that their service delivery would meet the criteria. मीन्स उनके मेन मकसद यही है कि उनके जो भी सर्विस डिलीवरी है वो प्रॉपर तरीके से इफिशिएंटली है या नहीं, इक्विटी है या नहीं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. और रिक्वायर सिटीजन टू वॉइस उनकी जो भी रियली सॉरी जो भी उनके ग्रीवांस थे वो मिल पा रहे हैं या नहीं, और उनके जो भी सेटिस्फैक्शंस हैं जो भी डिससेटिस्फैक्शंस है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको भी ध्यान में रखें. मीन्स मतलब यही है कि जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अकाउंटेबल हों सिटीजन्स के प्रति. ये ऐसा मैकेनिज्म है दैट कैन बी यूज्ड कुड इंक्लूड, यहाँ पे सिटीजन्स का फीडबैक भी लिया जा सकता है. इसी तरीके से हम लोग गवर्नमेंट एजेंसी को अकाउंटेबल मान लें, उनसे सर्वे ले सकते हैं, सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड ले सकते हैं, सोशल ऑडिट ले सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा एंड दिस इज द लास्ट वन ऑफ मैकेनिज्म. क्या क्या मैकेनिज्म है सिटीजन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में? सिटीजन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. अगर सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है डिसीजन मेकिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और होना भी चाहिए. देखिए अगर सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं डिसीजन मेकिंग में तो प्रॉब्लम बन जाएगी. यहाँ पे दो केस स्टडी आएगा. एक दिल्ली का केस स्टडी है भागीदारी का, जहां पे दिल्ली का एक काफी अच्छा एरिया बनाया गया था, और दूसरा केस स्टडी हम लोग देखेंगे कौन सा, कांट भी याद नहीं आ पा रहा है. हाँ, बेंगलुरु का है, चेन्नई एंड बेंगलुरु. यहाँ पे क्या है, जो भी सिटीजन्स हैं गिविंग सिटीजन ऑनगोइंग एक्सेस टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बियॉन्ड पीरियडिक कंसर्न. उन लोगों को टाइम दे दिया जाता है. आप ये मत करिएगा कि हम लोग आपको इतने दिन में समय देना है, उनको दे दिया 15 दिन 30 दिन. 15 से 30 दिन में कुछ नहीं मिल पा रहा. इससे ज्यादा समय में भी देखिए ऐसा भी नहीं हम लोग 1 साल भी दे दें, हमें भी अपना गवर्नेंस को भी बढ़ाना है तो ये भी नहीं कर सकते. तो इनका क्या है कि मोर मैच्योर एज वेल एज इंटरेसिव फॉर्म ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन देखने को मिलना चाहिए गवर्नेंस में, जिसकी वजह से ताकि वो नेगोशिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ कि बेटर पॉलिसीज हो, बेटर प्लान हो, बेटर प्रोजेक्ट हो, एटसेट्रा. इस स्टेज पे क्या है, जो सिटीजन्स होंगे दे आर नो लॉन्गर मेयरली वॉइस फॉर देयर ग्रीवेंसेस विद द गवर्नमेंट. यहाँ बट इसके अलावा भी ये इन्वॉल्व करेंगे उनका कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है सिटीजन्स के साथ. हम लोग लास्ट में क्या बोल सकते हैं, एक कंक्लूजन में हम लोग इसी का ही पार्ट है. तो यहाँ पे एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट देखने को मिला है गवर्नमेंट एज वेल एज जो भी रेप्यूटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे सिटीजन पार्टिसिपेशन में. जैसे कि एक सिटी कनेक्ट करना था इन चेन्नई एंड बेंगलुरु बाय जनाग्रह फॉर प्रोवाइडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था जहां पे वेरियस स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट का, ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हो सके. और दूसरा एग्जांपल हम लोग भागीदारी, एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट का ही है. यहाँ ये फैसिलिटेट करता है कि जो सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन है इन द मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ सर्विस एक्टिव and cooperative involvement of government agencies in such effort would also promote citizen participation. तो मेन मकसद यही है कि हम लोग को देखिए सिटीजन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है. तो ज्यादा से ज्यादा सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा उतना अच्छा रहेगा, अच्छी पॉलिसीज आएंगी. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारा आज का.
तो देखिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक्स लेना चाहते हैं हम लोग का, क्या आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट पे इंटरनल सिक्योरिटी का, गवर्नेंस का, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स चल रहा है उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ लेने के लिए आप ये कोड का यूज कर सकते हैं, शुभ 25, जहां पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत छोटे हम लोग का आपने नाम सुना ही होगा, मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म इसका मतलब ये है कि आपको 200, 250, मुझे ये नहीं लगता है कि 500 से ज्यादा कोई भी कोर्स यहाँ पे होगा। मीन्स स्पेशली फॉर मेरा भी क्या है, हाईएस्ट जो है वो 250 गया। एक ऐसा टाइम आया था जब 350 कर दिया था, लेकिन 250 ही हाईएस्ट है अभी तक। तो गवर्नेंस का आप 300 मान सकते हैं या 350 मान सकते हैं, क्योंकि वास्ट टॉपिक है, काफी ज्यादा इसमें मेहनत हमारी भी लगती है। तो 350 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, ऊपर से 25% अगर डिस्काउंट मिल जाता है तो कोई बुरा नहीं है, आपको 200 के अंतर्गत में मिल जाएगा, 250 के ऊपर ही आपको मिल जाएगा ये कोर्स। सेकेंडली, क्या अगर आप कोई से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। और क्विज है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे रिलेटेड आपको क्विज वहां पे कंडक्ट होती है, आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next class we will be learning a new topic, इसी का ही एक टॉपिक है, that is the core principle of governance, which is going to be equally important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you can get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our Ocul website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel, or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Ocul. Have a nice day. Thank you.